22 के लिए हमारे चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम पर क्लासेस चल रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे डेली। हमारे चैनल से जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चलता रहे कितने स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। ठीक है, आपने फॉर्म भर दिया होगा क्योंकि आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तो अगर नहीं भरा है तो भर दीजिएगा। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज जो हम लोग सेक्शन करेंगे वो हिंदी है। पुरानी वीडियोस हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स की आपको मिल रही हैं, उन्हें देखते रहा करिए। अभी जो हिंदी हमारा सेक्शन है उसके बारे में करेंगे। हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनमें से 15 क्वेश्चन जो हैं वो आपके कंटेंट रिलेटेड है, सब्जेक्ट रिलेटेड, जैसे हिंदी रिलेटेड, और 15 जो होंगे वो उसके कैसे उसको पढ़ाया जाएगा, पेडागोजी उसकी क्या होगी, उसके रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। नीचे दिए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। किसी को देखने के लिए आंख ही नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला का जीवन का दर्शन बन गया। ठीक है, ये क्या है, गद्यांश में एक पढ़ रहा हूं, उस पे बेस्ड प्रश्न आपको उत्तर आपको देने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा अगर अभी तक आप क्लास में जुड़ गए हैं तो। ठीक है, ध्यान से सुनिए, फिर से पढ़ रहा हूं। किसी को देखने के लिए आंख की नहीं दृष्टि की आवश्यकता होती है। स्वामी विवेकानंद का यह कथन इस महिला के जीवन का दर्शन बन गया है। इसी जीवन दर्शन के सहारे उन्होंने एक और कठिनाइयों का सामना किया तो दूसरी ओर सफलता का मार्ग ढूंढा और उस पर निर्भयता से बढ़ चली। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई की रेवती रॉय की। रेवती रॉय वह महिला है जिन्होंने महिलाओं की कठिनाई को ध्यान में रख केवल उन्हीं की सुविधा के लिए फॉरेंसी नाम से कैब सेवा प्रारंभ की। उद्देश्य स्पष्ट था, कामकाजी और ज़रूरतमंद महिलाओं को अपने शहर में सुरक्षित सफर का भरोसा देना। यह सेवा उन महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ जिन्हें महानगरों में मुंह बाए बैठे अपराधी तत्वों पर पीड़ा में आनंद लेने वालों से प्रायः रोज की जूझना पड़ता है। खतरों और आशंकाओं से भरी सड़क परिवहन की जिंदगी में कदम रखने का निर्णय लेना रेवती के लिए सरल नहीं था, लेकिन कभी कभी व्यवस्था भी प्रेरणा देती है। ऐसे ही अवसरों पर आंख नहीं दृष्टि वाला दर्शन प्रेरक होता है। गंभीर बीमारी से जूझ रहे पति के इलाज में सारी जमा पूंजी चुक जाने के बाद रेवती को अपने अस्तित्व के लिए कुछ न कुछ करना था, सो उन्होंने एक कदम नया रास्ता चुना, कैब के द्वारा महिलाओं की सुरक्षित यात्रा का आश्वासन। तो यह गद्यांश हमने पढ़ा, अब इस पर प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है, कौन सा विकल्प गद्यांश से मुख्य भाव के सबसे निकट है। ए साहस और खतरे, बी पहले घर फिर बाहर, सी हिम्मत और जिंदगी, डी हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। उत्तर दीजिए जल्दी से। तो आपको दिख रहा है कि अगर कोई व्यक्ति क्या करे, हिम्मत करे, तो उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। प्रारंभ, सफलता, सी परिवहन, डी कठिनाइयां। सोच समझ कर दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और मुझे ये भी बताइए कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आराम से प्रश्न भी बड़ा कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए, उत्तर दीजिए। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। प्रारंभ, सफलता, परिवहन, कठिनाइयां। तो उत्तर क्या होगा आपका, उत्तर आपका बी होगा। इसमें क्या है, सफलता शब्द में उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। सफलता का मूल शब्द है फल होता है, जिससे सा उपसर्ग लगने से सफल तथा ता प्रत्यय लगाने से सफलता हो जाता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। प्रत्यय क्या होता है, शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिपीड़ा शब्द का गद्यांश में प्रयोग के अनुसार अर्थ है। ए दूसरों से पीड़ा, बी दूसरों में पीड़ा, सी दूसरों की पीड़ा, डी दूसरों को पीड़ा। तो पर पीड़ा का मतलब क्या होगा बताइए। पर पीड़ा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा, और दूसरों की दूसरों की पीड़ा को देखकर जिसको मजा आता है उसको उसी के बारे में बात की गई थी गद्यांश में। तो क्या है, दूसरों की पीड़ा मतलब पर की पीड़ा, पर पीड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, प्रश्न जल्दी होंगे तो कोशिश करिए कि ध्यान से प्रश्न को सुनिए और उत्तर दीजिए। गद्यांश के प्रारंभ में उद्धृत कथन किसके जीवन का दर्शन है बना। ए संघर्षशील व्यक्ति के, बी रेवती रॉय के, सी विवेकानंद के, डी असुरक्षित महिलाओं के। तो किसका बना, उत्तर दीजिए। उत्तर सरल है,
रेवती रॉय के लिए, ठीक है, रेवती रॉय का बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? महिलाओं के लिए, बी महानगरों के लिए, सी जरूरतमंद लोगों के लिए, डी मुंबई के निवासियों के लिए। रेवती रॉय की कैब सेवा मूलतः किसके लिए है? किसके लिए थी? क्या महानगरों के लिए? नहीं। क्या जरूरतमंदों के लिए? नहीं। किनके लिए थी? क्या मुंबई के निवासियों के लिए? नहीं। किसके लिए थी? कामकाजी महिलाओं के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। कामकाजी महिलाओं को प्रायः नित्य ही जूझना पड़ता है। ए मनमानी करने वाले बालकों से, बी परिवहन की समस्याओं से, सी गृहस्थी की समस्याओं से, डी पर पीड़क और अपराधी लोगों से। तो किससे सामना करना पड़ता है गद्यांश के अनुसार? उन्हें पर पीड़क और अपराधी लोगों से सामना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था? ए समाज सेवा की भावना, बी महिलाओं की कठिनाइयां, सी सामाजिक दबाव, डी पारिवारिक व्यवस्था। बताइए, कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था? ए समाज सेवा की भावना, बी महिलाओं की कठिनाइयां, सी सामाजिक दबाव, डी पारिवारिक व्यवस्था। उत्तर क्या होगा? सोच समझ के उत्तर दीजिए। उत्तर होगा इसका क्या? बी महिलाओं की कठिनाइयां। कौन सा उत्तर होगा? बी वाला, ठीक है। कैब सेवा प्रारंभ करने के पीछे कारण था महिलाओं की कठिनाइयां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। रेवती रॉय ने एकदम नया रास्ता चुना। ए खतरों में कदम रखने का, बी लोगों की सेवा करने का, सी बीमार पति की देखभाल का, डी महिलाओं के लिए कैब संचालन का। तो उत्तर एकदम सरल है। देखिए गद्यांश अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया है, एक बार भी पढ़ लिया है, तो उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। उत्तर दीजिए सोच समझ के। इसका उत्तर क्या होगा? डी महिलाओं के लिए कैब संचालन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? ए फौजी कैब संचालन की, बी कामकाजी महिलाओं की, सी महानगरों की, डी सड़क परिवहन की। किस जिंदगी को खतरों और आशंकाओं से भरा माना गया है? बताइए उत्तर। किसकी? सड़क परिवहन की। ये किससे है? खतरे और आशंकाओं से भरा माना गया है इस जिंदगी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40। अब देखिए ये प्रश्न हो गए हमारे, ठीक है, ये गद्यांश पर थे। अब किस पे आएंगे? हमारे जो प्रश्न होंगे वो पद्यांश पे होंगे। देखिए जो अभी क्लास देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में उत्तर दे, साथ ही साथ जो बाद में क्लास देखते हैं उन्हें भी क्या करना है कि वो कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दें कि कैसा आपको क्लास लग रहा है, कैसा आपको क्या समझ आ रहा है, क्या क्या हम लोग और लाते रहें, ठीक है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, जैसे ही सारे खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग मॉडल पेपर्स भी लाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग बीएड में हैं तो शेयर, या बीटीसी में है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तो और बच्चे छात्र जुड़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या है बताइए। ये निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। तो ये क्या है? काव्यांश है। ऊपर क्या था? गद्यांश था। अब काव्यांश पे प्रश्न है, तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये प्रश्न गद्यांश से कठिन होते हैं, क्योंकि यहाँ चीजें छुपी होती हैं। मतलब जो कहना चाहते हैं वो मतलब जो लिखा है वो डायरेक्टली वही मीनिंग नहीं कर लेता है। तो सुनते हैं, पढ़िए, सुनिए आप ध्यान से, देखते भी रहिए। गरजते घन घन नाचता है मोर सा मन, ऐसी पड़ी झरझर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा अजब आई, बह रही है मस्त पुरवाई, नदी के द्वार तक आई, मेघों से लिपटकर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि ये मानसून के समय के बारे में बात हो रही है, बारिश कैसे हो रही है इसके बारे में। अब देखिए, अब हर शब्द का मीनिंग पूछा जाएगा लगभग इसमें। बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन ए गाने लगता है, बी झूमने लगता है, सी पानी से भीग जाता है, डी मस्त हो जाता है। बताइए, बेसुध है मन कहकर कवि बताना चाहता है कि मन ए गाने लगता है, बी झूमने लगता है, सी पानी से भीग जाता है, डी मस्त हो जाता है। तो क्या हो जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? एकदम सरल है, मस्त हो जाता है, बेसुध हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। खेत अंगड़ाइयां ले रहे हैं क्योंकि ए सुबह हो गई है, वे नींद से जाग रहे हैं, बी उन्हें बहुत आनंद आ रहा है, सी सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, डी सूर्य के सो जाने से उन्हें नींद आ रही है। तो क्या हो रहा है भाई?
इसका उत्तर भी सरल है। देखिए ये थोड़ा काव्यात्मक है तो इसलिए उत्तर लॉजिक के बेसिस पे नहीं, जो कविता है उसके बेसिस पे दीजिएगा। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, उन्हें आनंद आ रहा है इसीलिए वो अंगड़ाई ले रहे हैं। ठीक है, चलिए। गरजते घन घनन घन घन में अलंकार है, अब बताइए कि अलंकार कौन सा है। ए रूपक, बी श्लेष, सी उपमा, डी अनुप्रास। क्या उत्तर होगा, तो इसका उत्तर होगा आपका क्या, डी उत्तर होगा। देखिए एक बार मैं उत्तर का थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। गरजते घन घनन घन में अनुप्रास अलंकार क्या है, वह अलंकार अनुप्रास अलंकार प्रयोग किया गया है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, जिस अलंकार में एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो उसे अनुप्रास कहते हैं। जैसे घनन घनन घन घन। ठीक है। श्लेष में क्या होता है कि श्लेष पदों से उनके अर्थों के कथन का श्लेष कहते हैं। एक शब्द से के एक से अधिक अर्थ हो तथा एक से अधिक अर्थ प्रकरण में अपेक्षित है। तो यही सारे हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा अलंकार के बारे में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए अब। चलिए, मन की उपमा किससे दी गई है, मोर से, सावन से, बादलों से, वर्षा से। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि मन के बारे में जो लिखा था वो क्या था। यहाँ लिखा था मन, गरजते मोर मन ऐसा भीगा बदन बेसुध है मन, भीगा बदन बेसुध है मन। तो यहाँ मन को किससे किया गया है बताइए सोच समझ के। मोर से, सावन से, बादलों से, वर्षा से। किससे किया गया है, तो उत्तर क्या होगा, मोर से किया गया है, मोर समन ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है सूर्य की है। देखिए फिर से पढ़ रहा हूं, 44वां प्रश्न। लिपट कर सो गया सूरज का भाव है कि सूर्य, ए थक गया है, बी छिप गया है, सी नींद में है, डी खो गया है। तो क्या हुआ है उसका, जब बादल आते हैं तो क्या होता है, छिप जाते हैं बादलों के पीछे सूर्य। तो बस वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुरवाई से आशय है, ए पूर्व की ओर बहने वाले पवन, बी मदमस्त करने वाली हवा, सी पूर्व से आने वाली वायु, डी पूर्व को बहने वाली नदी। उत्तर समझ कर दीजिए। पुरवाई से आशय है, ए पूर्व की ओर बहने वाला पवन, बी मदमस्त करने वाली हवा, सी पूर्व से आने वाली वायु, डी पूर्व को बहने वाली नदी। क्या उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा सी पूर्व से आने वाली वायु। पूर्ववाई ना, पूर्व मतलब पूर्व से आई वायु, पुरवाई। ठीक है, चलिए। तो ये सारे जो प्रश्न थे अभी 15, ये आपके किससे रिलेटेड थे, ये सारे आपके गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड थे, काव्यांश से रिलेटेड थे। ठीक है, ये प्रश्न सरल है, मुझे ऐसा लगता है आपको भी सरल लगे होंगे, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करिए क्योंकि वहाँ समय की किल्लत पड़ती है। लगता है कि 2.5 घंटे का पेपर है, लेकिन समय ही आपके लिए सबसे बड़ी की होगी। अगर ये 15 प्रश्न आपने 5 मिनट 10 मिनट में कर लिए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए सारा समय लग रहा है, वहाँ आपको आंसर लगाना है, आगे बढ़ जाना है। सब कंप्यूटराइज्ड है, CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो आपको तुरंत टिक मतलब डॉट लगाना है और आगे बढ़ जाना है, क्लिक करना है, आगे बढ़ जाना है। इसलिए ये 10 मिनट से भी कम में हो जाए तो आपके लिए बहुत बेहतर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या प्रश्न है कि यही नीचे दिए गए प्रश्न को उचित उत्तर दीजिए। अब ये सारे आपके पेडागोजी के हैं और ये मैं इसमें यही बताना चाहूँगा कि इसमें सावधानी बरतनी आपको पड़ेगी। प्रश्न बड़े होते हैं इसलिए जल्दी भी पढ़ना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, कक्षा 8 में, अब देखिए ये जो पेपर है ये 2000 मतलब ये आपके 6 to 8th क्लास के लिए है, इसलिए 6 to 8th क्लास के ही बच्चों की मानसिकता के अनुसार उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या प्रश्न है। कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती हैं। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं। ए नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उन्हें सुधार करे। बी नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। सी नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे। डी नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। तो इसमें आप क्या करना चाहेंगे कि आप क्या करेंगे अगर आप भाषा के शिक्षक हैं उनके, नंदिनी के, तो आप क्या करेंगे बताइए। हाँ, क्या उत्तर लिखा जाएगा। तो देखिए आप उनको सजेशन देके या नंबर का बता के डरा नहीं सकते, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ना सी होगा ना डी होगा। अवसर प्रदान करना, क्योंकि वो बहुत बड़े बच्चे तो है नहीं कि वो खुद सुधर जाएंगे, तो आपको उन्हें सुधारने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी या उनको काम देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 20-20 बार लिखवाना। तो जिसे ध्यान में रखकर केवल उन्हीं की सुविधा, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ज़रा इस प्रश्न को, थोड़ा सा एक अलग प्रश्न है, इसमें उत्तर क्या होगा थोड़ा सा देखिए सोच समझ। ये 8th क्लास के हैं बच्चे। ठीक है, 8th क्लास के बच्चे छोटे नहीं रह गए कि आप उन्हें 20-20 वाला काम कराएंगे। ठीक है, ये वाला तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ना ही आप उन्हें समझाएंगे, समझाने से मतलब अंक, वो भी अंक के, ये तो आप बताएंगे कि अगर अंक कट जाएंगे तो सबको मालूम भी है, लेकिन इससे कोई सुधार नहीं आएगा। और ना ही ये बताना कि सशक्त पहलू है, ये तो सब क्लैरिटी से जानते ही हैं कि
इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ क्या होगा कि 8th क्लास का बच्चे को आप क्या बताएंगे 8वीं कक्षा के कि नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करने की वह स्वयं उन्हें सुधारे। कैसे अवसर प्रदान करेंगे? आप ब्लैक बोर्ड पे सही शब्द लिख देंगे जिससे वो खुद देख के सुधार सकते हैं, या आप पढ़ते समय उसी शब्द पे जोर देंगे जो कठिन बच्चों से ज़्यादातर गलत हो रहे हैं या उनसे गलत हो रहे हैं। तो ये होगा इसका उत्तर, क्योंकि ये कौन सी कक्षा है? 8वीं कक्षा है, ये ध्यान रखिएगा। आपको उसके अनुसार साइकोलॉजी पर डिपेंड होकर वो करना पड़ेगा। अगर 1st से 5th होता तो आप बी लगा सकते थे, लेकिन अगर 8th क्लास का है तो ए वाला ही सही होगा। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न ऐसे ही हैं, थोड़े अलग होंगे, कठिन होंगे। हाँ, सोच समझ के इन्हें उत्तर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर क्या होगा इसका? प्रश्न क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना। बी, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। डी, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना। डी, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। बताइए क्या उत्तर होगा, सोच समझ कर उत्तर बताइए 47वें प्रश्न का। तो क्या होगा कि संदर्भ अनुसार, सी, संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना। देखिए यहाँ सारे के सारे ऑप्शन लग रहे हैं यार, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। भाई लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग करना भाई सही काम है, अधिक से अधिक मुहावरे का प्रयोग करना भी सही है, अलंकृत करना और उनका अर्थ भी समझाना सही काम है। लेकिन सबसे सही काम क्या है कि संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझाना और उनका प्रयोग करना। ये इन तीनों ऑप्शन को अंदर ले लेता है ना, ये वाले सबको ये पार्ट में ले लेता है सी, इसलिए बहुत सोच समझ के आपको उत्तर देना पड़ेगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? ए, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। बी, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूह में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। सी, घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। डी, घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या बात है, प्रश्न क्या है फिर से देखिए। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, जिससे बच्चे को व्याकरण के बारे में समझ बढ़े, ऐसा कौन सा है? तो व्याकरण का क्या होगा कि जिससे आप जाने की जो चीज है वो क्यों है, मतलब उससे क्या अर्थ आ रहा है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी, घर घर आपकी चर्चा है, वाक्य में घर के पुनरावृत्ति के अर्थ से आपको अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक बार घर लिखने और 2 बार घर लिखने से क्या उत्तर अंतर आ जाता है। तो उच्च जो आपका ये है, घर घर आपकी ही चर्चा है, इस वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इस पुनरावृत्ति से वाक्य के आशय पर प्रभाव पड़ता है, जिसका बोध हमें व्याकरण ज्ञान से संभव है, अतः वाक्य का विषय व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न फिर से देखिए, एक से एक बढ़कर प्रश्न आते हैं, तो सोच समझ के ही आपको उत्तर देना है। और यहाँ कोई सही उत्तर नहीं होता, यहाँ सबसे सही उत्तर होता है, एकदम कोई 100% सही नहीं है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। बी, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। सी, समस्त व्याकरणिक बंधुओं का समावेश। डी, भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ। तो बताइए, अगर आप कोई पुस्तक बना रहे हैं तो उसमें आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? सबसे कम महत्वपूर्ण की बात हो रही है, चीज़ क्या है? क्या उत्तर होगा, सोच समझ कर बताइए। इसका उत्तर आप क्या लगाएंगे, सोचिए। उत्तर क्या होगा इसका? इसका उत्तर होगा ए, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। क्या है उत्तर? क्यों ऐसा नहीं होना सबसे कम महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए? देखिए, उच्च शिक्षा, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए हमारे लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है कि समृद्धि हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन करे, क्योंकि इसके द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषाई विकास संभव नहीं है, अन्य विकल्प भाषाई विकास में सहयोग हैं। तो एकदम समृद्ध हम कर देंगे 6ठी से 8वीं में, तो उनको समझ ही मतलब उतना लेवल नहीं डेवलप है। अर्थात ये है कि जब समृद्ध मतलब क्या, सब प्रकार के जो बहुत कठिन क्लिष्ट हिंदी से बने साहित्य होंगे उनको भी प्रदर्शन आप नहीं कर सकते हैं 6ठी से 8वीं कक्षा में। बाकी सारे जो हैं ऑप्शन सही हैं, ठीक है, सही हैं, मतलब सही लग रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ सबसे सही कुछ नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय, ध्यान से सुनिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास
किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। ए कवि और कविता बोध, बी साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध, सी साहित्य बोध और छंद बोध, डी भाषा बोध और साहित्य बोध। देखिए, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। जैसे आपने कोई कविता पढ़ी, आपने कोई साहित्य पढ़ा और उसके बारे में आपको अगर स्वतंत्र राय रखनी है तो आप क्या करेंगे, सोच समझ कर बताइए। आपको क्या होना चाहिए, भाषा और साहित्य का बोध होना चाहिए, दोनों का बोध होना चाहिए। ठीक है, भाषा और साहित्य का बोध होना चाहिए। अगर दोनों नहीं हुआ तो फिर आप कैसे किसी व्याख्या कर पाएंगे। तो किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने के लिए आत्मविश्वास विकसित करने के लिए भाषा बोध और साहित्य बोध का होना आवश्यक है। अगर किसी आलोचक समालोचक को भाषा तथा साहित्य का ज्ञान नहीं होगा तो वह किसी रचना के संदर्भ में प्रतिक्रिया नहीं दे सकता। तो सारे प्रश्न देखिए अच्छे हैं, कठिन हैं। कठिन इन द सेंस ये है कि आपको अगर 10 मिनट दिया जाए तब आपको निकालना हो तो अलग बात है, लेकिन आपको 1 मिनट 2 मिनट में सही उत्तर ढूंढना है। उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने दिमाग को ढालना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो गलती होना बहुत मुश्किल नहीं है, इसमें गलती हो सकती है। चलिए, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है। ए पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए, बी पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए, सी भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, डी भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। सोच समझ कर बताइए। बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, जिससे क्या हो, एकदम इसमें तो सरल ही है ना कि भाषा ही का ज्ञान आपको बढ़ाना है ना, तो पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए ही ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, बी भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, सी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, डी साहित्यिक विधाओं में रचना करना। उत्तर बताइए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेड है, ये रिपीट प्रश्न है। चलिए बताइए। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ए बी भाषा के अलंकारिक रूप से पहचानना, बी सी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना, डी साहित्यिक विधाओं में रचना करना। उत्तर क्या होगा इसका, इसका उत्तर होगा आपका ए भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। यह उच्च प्राथमिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ ऐसे ही प्रश्न हैं जो थोड़े से कठिन हैं, कंफ्यूजिंग है इन द सेंस। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थी को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है ए विभिन्न भाषा उदाहरण, बी विशिष्ट भाषा प्रयोग, सी भाषा के नियम, डी शब्दों की व्युत्पत्ति। ठीक है, व्युत्पत्ति बहुत अलग शब्द हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा। क्या बोला जा रहा है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, सोच समझ कर बताइए। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा बी विशिष्ट भाषा प्रयोग। ठीक है, प्रयुक्ति का अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, विशिष्ट भाषा प्रयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। ए व्याकरण विधि, बी सूत्र विधि, सी अनुवाद विधि, डी प्रत्यक्ष विधि। तो यहां तो अगर आप हिंदी का ज्ञान रखते हैं तो एकदम सरल प्रश्न है, इसका तो उत्तर आपको तुरंत आ जाना ही चाहिए। ठीक है, सोच समझ के बताइए जल्दी से। उत्तर क्या होगा इसका, डी प्रत्यक्ष। मतलब कि अगर आपको कोई नई भाषा सीखनी है तो आपको अपनी पुरानी भाषा या जो आपको मातृभाषा है उसका प्रयोग ना करते हुए अगर आपको सीखनी है तो उसको क्या मेथड बोला जाता है, कौन सी विधि बोली जाती है, प्रत्यक्ष विधि बोली जाती है, जिसमें आप डायरेक्ट सीखते हैं। ठीक है, तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता, जबकि व्याकरण विधि, सूत्र विधि एवं अनुवाद विधि को भाषा शिक्षण की विधि में मातृभाषा मध्यस्थ रखी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, बी भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, सी निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, डी परीक्षा का आयोजन करना। बताइए, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, शिक्षक की बात हो रही है तो भाषा
प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। आप अपनी जो भाषा है उसका, आप जैसे आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो आप क्लास में चाहेंगे कोई अंग्रेजी में ना बोले, ठीक है, कोशिश करेगी वो हिंदी में ही बोले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56वें प्रश्न का उत्तर दीजिए। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि ए बच्चे कैसे सीखते हैं, बी बच्चे क्यों नहीं सीखते, सी बच्चों ने कितना सीखा है, डी बच्चों ने क्या सीखा है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। आकलन आप जब करते हैं तो आप क्या चाहते हैं, सतत आकलन करते हैं तो क्या जानना चाहते हैं आप, बहुत आसान है, बच्चों ने कितना सीखा है, कितना, ठीक है, मापन कर रहे हैं ना, तो मापन तो आप कितना ही कैसे करेंगे, ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, बच्चों ने कितना सीखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है, तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को ए अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, बी भाषा की बारीकियां समझाना चाहती हैं, सी व्याकरण सिखाना चाहती हैं, डी परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती हैं। तो देखिए परीक्षा के लिए तो अभी हम तैयार नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब एक शिक्षिका या शिक्षक के तौर पर हम क्या कर रहे हैं, क्या अवलोकन क्षमता के अनुसार कर रहे हैं, नहीं, अभी हम ये भी नहीं कर रहे। व्याकरण सिखाना चाहते हैं, जी हाँ, लेकिन इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, व्याकरण वो तो हम हर समय क्लास में आए ही इसीलिए हैं, लेकिन हम भी के बारे में बात करके उसको बारीकियां बताना चाह रहे हैं, क्योंकि भी बहुत छोटा शब्द है, हमको लगता है कि जरूरी नहीं है, लेकिन भी लगाने से हम क्या हो जा रहे हैं, जब कोई शिक्षिका किसी वाक्य में भी, ही, तो जैसे अनेक निपात शब्दों के बारे में अर्थांतर करती है तो वह भाषा की बारीकियों को समझाना चाहती है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है, देखिए कम महत्वपूर्ण की बात आ गई है, कम महत्वपूर्ण, ए भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बी व्याकरणिक नियमों की जानकारी, सी भाषा कौशलों का ज्ञान, डी संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो भैया ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। संविधान तो भैया एसएसटी वाली मैम या टीचर बताएंगे, हमें क्यों बताना, ठीक है, ये तो बहुत सरल था गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या पूछ रहा है, साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, अपेक्षित है, उपेक्षित नहीं, अपेक्षित है। क्या उत्तर होगा, सोच समझ कर दीजिए। ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी एकांकी, डी जीवनी। उत्तर क्या होगा इसका उत्तर होगा आपका सी एकांकी। साहित्य में एकांकी विद्या के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है, क्योंकि एकांकी में कई पात्र होते हैं और प्रत्येक पात्र का भिन्न भिन्न किरदार होता है। उन किरदारों का सस्वर पठन विविध द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात भावनाकुल ध्वनि का उतार चढ़ाव होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एकांकी में आपका सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60वां प्रश्न का आखिरी प्रश्न का उत्तर दीजिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर 6 to 8 पर स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। ए लोकगीत संस्कृति के परिचय होते हैं, इस पर कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। बी आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर कीजिए। सी सेना के पार्क को क्यों घेर लिया था। डी लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ धोखा देने वाली होता है, ठीक है। तो अगर आप शिक्षक हैं तो आप किस प्रश्न को पूछकर सर्वाधिक आप महत्वपूर्ण समझेंगे, आप जान जाएंगे कि भाषा की अभिव्यक्ति अच्छी है कि नहीं अच्छी है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अभी हमने देखा भी कि मुहावरे का प्रयोग आप कर लेंगे एक सेंटेंस के द्वारा, तो आप समझ जाएंगे कि बच्चे को आता है। देखिए ये जो नीचे के लिखे हैं ना कि जैसे लेखक ने ऐसा क्यों कह दिया, ये जो है वो थोड़ा सा 6 to अप हो जाता है, मतलब 8 to प्लस हो जाता है, लेकिन 6 to 8 में आप प्रयोग करवा सकते हैं। या कथन आप लिखवाना चाहते हैं विचार, तो विचार वो नहीं कर पाएंगे, अभी ज़्यादा विचार नहीं कर पाएंगे। तो बहुत ही माइन्यूट सी लाइन होती है 6 to 8 और 9 to 10 वाले बच्चों में, ठीक है। तो ये प्रश्न है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे आप उस ढांचे में आ जाएं कि वो प्रश्न जो है उत्तर कैसा है, क्योंकि सारे ऑप्शन सही कहीं ना कहीं हैं, ना किसी अनुसार तो है, लेकिन हमें तो सीटेड सीबीएसई के अनुसार करना है ना सब कुछ, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बताइए कि 30 प्रश्न में से कितने सही हुए। धन्यवाद, बाय बाय।